आप सभी बच्चों को याद होगा एक्सरसाइज 4.2 में लास्ट क्लास में 13th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। और 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन और बचे हुए, उनको भी कंप्लीट करते। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। एक डिटर्मिनेंट है ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, और इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ला के दिखाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बेटा देखिए, इसमें हम एक काम करना चाहते हैं, आप सभी बच्चे गौर से देखिएगा। ये जो आपकी फर्स्ट कॉलम है, इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। ये जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम में बी से और थर्ड कॉलम में सी से हमको ये लाना है ना। तो मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम में ए से, सेकंड कॉलम में बी से और थर्ड कॉलम में सी से मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं। करा देते हैं। देखिए, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी, इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर। इसमें बी का मल्टीप्लाई करना है हमको, ए बी स्क्वायर, और इसमें बी से करेंगे तो बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और इसमें अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी स्क्वायर। इसमें सी से गुना करना है बेटा, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए क्या किया हमने, कॉलम 1 में ए से, कॉलम 2 में बी से, कॉलम 3 में सी से मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए बी सी से आपने मल्टीप्लाई किया है तो ए बी सी से आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। भाई आप खुद सोचिए, मल्टीप्लाई करने की ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई गई थी डिटर्मिनेंट में। तो आप जिस नंबर का गुणा कर रहे हैं उस नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसी नंबर से आपको भाग भी देना पड़ेगा। आप चाहें तो फिर से एक काम कर सकते हैं। देखो, यहां से ए कॉमन लेके बाहर कर लो, यहां से बी ले लो, यहां से सी, तो बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी सी, और वो ए बी सी से कट के फिर से यही बन जाएगा। समझ आया। लेकिन हम अपने काम को इजी करने के लिए ये करना चाहते हैं। अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, आप जरा गौर करिए। जो हमारी R1 रो है, R1, इसमें आप देखो सब में ए दिख रहा है, आपको ए कॉमन कर लेते हैं। R2 में सब में बी दिख रहा है, R3 में सब में सी दिख रहा है। तो R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी कॉमन कर लेते हैं। करो, इससे ए कॉमन करो, इससे बी कॉमन करो और इससे सी कॉमन करो। तो ये तो कॉमन वाला और ये अपॉन जो पहले से लिखा था। बात समझ में आई। ए बी सी से ए बी सी पूरा पूरा कैंसल। अंदर में क्या बचेगा, देखो आपने बेटा R1 से क्या किया है, ए कॉमन लिया है ना। तो R1 में क्या बचेगा, पहले तो ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस 1, इससे ए चला गया तो इससे ए चला गया सी स्क्वायर। R2 से क्या कॉमन किया है, बी, तो इसमें बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहां, और यहां बच जाएगा सी स्क्वायर। इसमें से सी कॉमन किया गया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसा हो गया। फिर से मैं बता दूं, यहां पर मैंने क्या किया था, C1 में A, C2 में B, यहां पर मुझे लिख देना चाहिए
C1 में A, C2 में B तथा C3 में C से गुणा करने पर, तो यहां गुणा कर दिया। इसके बाद यहां पर क्या किया है, R1 से A, R2 से B, यहां पर लिख सकते हैं R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन लेने पर, ये हमने यहां कर दिया। ठीक है, अब बेटा आप गौर से देखिएगा, अगर हम C1 C2 C3 को ऐड कर देते हैं, C1 C2 C3 को, सभी बच्चे ध्यान से देखें, A स्क्वायर प्लस 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। तो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, हम C1 C2 C3 सबको ऐड कर दे रहे हैं, बाहर तो कुछ बचा नहीं क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, अंदर में जो बचेगा वो आ जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसके बाद यहां पर भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहां पर भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि तीनों कॉलम हमने ऐड कर दिए। और C1 में ही चेंज आएगा, C2 C3 अनचेंज्ड बने रहेंगे। तो C1 में B स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर B स्क्वायर आ गया। इसके बाद C स्क्वायर और ये C स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। अब आप एक काम कर सकते हैं, C1 में आप देखो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पूरे से ये कॉमन बना लो आप। C1 से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है, आप जब इसको कॉमन करेंगे 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा बताइए, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तीनों जगह पर 1, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, ये इतना बच जाएगा। अब देखो बेटा, एक ही लाइन पे 3 एक बन गए हैं, तो हमें 2 0 बनाना बहुत आसान हो गया, तो हम इसको बना लेते हैं। हम करेंगे C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, नो सॉरी, R2 चेंजेस टू, R2 में R1 माइनस करना चाहते हैं, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 और R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ठीक है, चलिए इसको माइनस कर देते हैं जरा। जो बाहर ये लिखा हुआ है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखो बेटा आपको आंसर में जो लाना था वो तो बाहर आ ही चुका है, जाहिर सी बात है कि अंदर अगर कुछ आएगा भी, अब तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अगर और कुछ आ जाएगा तो हमारा आंसर गलत नहीं हो जाएगा, तो 1 ही बचना, अंतर आना है। खैर, लेकिन उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। R1 हमारा कुछ नहीं बदलेगा, R2 और R3 चेंज होंगे बस, R1 सेम रहेगा बेटा, तो R1 को हम ऐसा ही नोट कर देते हैं, 1 B स्क्वायर C स्क्वायर। अब माइनस करिए, R2 में R1 माइनस करेंगे, 1 में 1 माइनस किया 0, B स्क्वायर प्लस 1 में B स्क्वायर माइनस करिए 1, C स्क्वायर में C स्क्वायर माइनस करिए 0, अगेन 1 में 1 माइनस करिए 0, B स्क्वायर में B स्क्वायर प्लस 1 माइनस करिए
-1, सी स्क्वायर प्लस 1 में सी स्क्वायर माइनस करिए 1। अब आपको एक ही लाइन में 2 0 मिल गए हैं, तो अब आप ज़्यादा कुछ मत करिए, सीधे एक्सपैंड कर दीजिए। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये होगा 1 + a² + b² + c²। C1 के सापेक्ष प्रसार करना है। C1 का फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है और इस जगह का साइन कैसा होता है प्लस, तो ये हमने कर दिया +1 और एक वाली रो भी और एक वाला कॉलम दोनों छोड़ दिए। क्या आएगा 1 0 -1 1। बाकी दोनों एलिमेंट आपको लेने नहीं, क्योंकि वो जीरो है, उनसे कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, ये आ जाएगा 1 + a² + b² + c², 1 से मल्टीप्लाई कराने पर। अब आप देख सकते हैं बेटा, यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं इसी में बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी 14 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। बोला जा रहा है यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, a 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ के a की वैल्यू, आप बच्चों को शायद याद हो कि जब आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताई जा रही थी, उस समय भी ये चीज़ आई हुई थी कि अगर n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, n कोटि का कोई वर्ग आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के a की वैल्यू कितनी आती है। मैं इसको लिखता हूं, n कोटि के वर्ग आव्यूह a के लिए, अगर a जो है वो n कोटि का वर्ग आव्यूह है, n/n ऑर्डर का, तो के a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आता है k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब अगर 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के a की वैल्यू क्या आएगी, k⁴ मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। कौन सा पार्ट सही होगा, सी पार्ट सही होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 16th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। पहला लिखा है शारीरिक एक वर्ग आव्यूह है, शारीरिक एक वर्ग आव्यूह है, शारीरिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, शारीरिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आपकी नजरों में क्या सही है, शारीरिक एक वर्ग आव्यूह है या शारीरिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। नहीं, ये तो नहीं है। देखो इसमें आप जो देखेंगे आपको सी पार्ट सही लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा हम वर्ग आव्यूहों का ही केवल क्या निकालते हैं, शारीरिक। तो पहली बात तो, और शारीरिक क्या होती है, एक संख्या होती है। किसी भी आव्यूह का डिटर्मिनेंट एक नंबर आता है कि नहीं आता। ठीक, तो अब ध्यान से सुनिए, जहां पर ये दोनों बातें लिखी हैं कि शारीरिक वर्ग आव्यूह का होता है और ये एक नंबर होता है, जहां पर ये लिखा है वो ऑप्शन सही है। तो ये कहां लिखा है, ये सी में ही लिखा है कि शारीरिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है।
तो यही सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और इस तरीके से बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो आप इसे प्लीज नोट करिए, फिर 4.3 को देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। जल्दी से नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो 4.3 है, उसके इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हैं, पहले मैं उनको क्लियर कर दूं आपको, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है कि सारणिक की मदद से हम बहुत काम कर सकते हैं। सारणिक की मदद से भी आप देखेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। उसमें से एक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप सारणिक की मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा पुरानी बातें आपको याद दिलाता हूं। जैसे अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला आप सभी बच्चों ने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा गया है। अगर हमें एक ट्रायंगल और उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम चाहें तो डिटरमिनेंट मेथड से भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम पता लगा सकते हैं। कैसे, अब थोड़ा जरा डिटरमिनेंट मेथड देखिए। डिटरमिनेंट मेथड से कैसे करेंगे, उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो ये बना 1/2। 3 वर्टिसेस हैं, 3 शीर्ष हैं और उनके तीनों के अपने अपने निर्देशांक हैं। कैसे आप रखेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए बड़ा इजी है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसा आ जाएगा। आप देखें, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा अगर आप डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं तो। तीसरा कॉलम पूरी तरीके से क्या रहेगा, 1 1 1, और बड़ा इजीली आप इसको समझ सकते हैं। पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, तो x1 y1 1, फिर दूसरा x2 y2 1, तीसरा x3 y3 1। तो इस तरह से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट की मेथड से। आप इसमें सारे कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उन्हें आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? नहीं समझ आया? जैसे बाय चांस एज ए एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मान लो ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके इसके निर्देशांक 1 2, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स 5 6। अब कोई बोलता है कि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। कैसे लिखना है बताओ? x1 y1 1, x1 y1 1 1 2 1, x2 y2 1 3 4 1, x3 y3 1 5 6 1। और आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, इसको मैं नहीं करूंगा, इसको सॉल्व करना आता है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको इस त्रिभुज का क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ आ गया? और देखिए
आप अगर इसको प्रसार करके भी देखो, प्रसार करके, तो यही चीज मिल जाएगी। देखिए C1 के सापेक्ष मैं प्रसार करके आपको दिखाऊं, C1 के सापेक्ष तो 1/2 तो बाहर रहेगा। सबसे पहला एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, x1। अब x1 अगर लिखेंगे तो इसे और इसे हम ढक लेंगे, क्या बचेगा, y2 1 y3 1, तो y2 माइनस y3, तो यहां आ जाएगा y2 माइनस y3। C1 का अगला एलिमेंट क्या है, x2, और ये नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। x2 को दोनों तरफ से ऐसा ढक लो आप, ऐसे भी और ऐसे भी, तो क्या बचेगा, y1 1 y3 1। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y1 माइनस y3, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या है, x3। अगर x3 है तो ये और ये ढक जाएगा, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब आप यहां पर देखें, अगर यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे आप, तो ये बाहर वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और अंदर y1 माइनस y3 के बजाय अब ये y3 माइनस y1 आ जाएगा, वही चीज आ गई, देखो आप आ गया। तो इस वजह से हम डिटरमिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ओके, अब ये चीज समझ आ गई। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ 2-4 बातें हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप जो भी आंसर आएगा जब इससे वैल्यू निकालोगे तो ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है ना। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि आप निकाल क्या रहे हैं, एरिया, और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एरिया कभी भी माइनस नहीं होता। इस वजह से अगर कभी इसकी वैल्यू माइनस में आ भी जाए तो आप उसे माइनस में नहीं लिखेंगे, आप उसे कैसे निशान के साथ लेंगे, प्लस निशान के साथ। या हम यूं कह सकते हैं कि आप डिटरमिनेंट का या इसका आप निरपेक्ष मान लोगे। निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स विदाउट साइन, बिना निशान का मान। समझ आ रहा है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से निकालते समय हमेशा ही शारीरिक का कौन सा मान लेना चाहिए, निरपेक्ष मान लेना चाहिए। बात समझ आ गई आपको। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से ज्ञात करते समय, त्रिभुज का क्षेत्रफल शारीरिक विधि से ज्ञात करते समय आपको क्या करना चाहिए, शारीरिक का मान या शारीरिक का निरपेक्ष मान लेना चाहिए। शारीरिक का निरपेक्ष मान लेना चाहिए। और शारीरिक का निरपेक्ष मान क्यों लेना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, ये एक तो रूल आपको याद रखना है पहला। दूसरी चीज इसमें आपको क्या याद रखनी है, अगर कभी भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए और त्रिभुज का कोई एक निर्देशांक पता लगाना पड़े, कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आप ध्यान से देखें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसके कोऑर्डिनेट 1 2
इसके 3 4 और इसके कुछ भी आ जाए, के 5 आ गया बाई चांस मान लिया मैंने। और ये भी बता दिया गया है गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है, स्क्वायर यूनिट। आयतन का क्या होता है? क्यूबिक यूनिट। घन क्यूब नहीं लिखते घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन इकाई लिखा करते थे आप उसे। ठीक, ये सेकंड सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक क्या क्या बातें आपको दी गई हैं? एक त्रिभुज के 3 शीर्षों में से तीनों दिए गए, एक वैल्यू यहां पर के कर दी गई अननोन, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कुछ भी दे दिया गया, 6 है, 5 है, कुछ भी दे दिया गया। अब आपको यह पूछा गया तो के का मान बताइए, के की वैल्यू बताइए। अब आप बताएं, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्या क्या बता दिया गया बताइए। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बताए गए, पर उनमें से एक नंबर अननोन कर दिया गया, के का मान बताइए। और त्रिभुज का क्या दे दिया गया है आपको? क्षेत्रफल। अब आप उस सिचुएशन पर क्या करेंगे? आप उस सिचुएशन पर यह करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कैसे निकालते हो? डिटरमिनेंट से। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है आपको? 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड कैसे करते हो? 1/2 x1 y1 1, तो 1 2 1 x2 y2 1, 3 4 1 x3 y3 1, ऐसे ही तो फाइंड करोगे। अब इस 6 को आपको क्या करेंगे? 6 को आप प्लस माइनस 6 लेकर के सॉल्व करेंगे। और क्यों? ध्यान से देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा प्लस होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट में तो कोई भी नंबर प्लस या माइनस हो सकता है ना। तो के की वैल्यू, क्या जरूरी है कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमेशा प्लस में ही आना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं है, माइनस भी हो सकता है, -3/5 -3,5 हो सकता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भले प्लस में लिया जाता हो, लेकिन जब आपको किसी निर्देशांक का मान निकालना होगा, निर्देशांक की किसी वैल्यू को पता लगाना होगा, उस वक्त आप क्षेत्रफल को कैसा लिखोगे? क्यों? क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 दिया है, तो जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर सारणिक का मान +6 आया होगा तो भी 6 लिखा गया होगा, लेकिन अगर सारणिक का मान -6 आया होगा तो भी तो +6 ही लिखा गया होगा। तो हम ये संभावना लेके चलते हैं कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये 6 + 6 आया हो, ये भी हो सकता है कि ये 6 - 6 आया हो। और वैसे भी बेटा आप देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस माइनस नहीं लिख सकते, लेकिन अब ये क्या चीज है? ये तो डिटरमिनेंट है, और डिटरमिनेंट का मान तो +-6 हो सकता है। समझ आया? तो इस वजह से जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपको पड़ेगी कि ऐसे बिंदु दे दिए गए, एक नंबर ऐसा हुआ इसको अननोन कर दिया, एरिया भी उन्होंने दे दिया, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा उसे प्लस माइनस लेके चलोगे आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस होगा, माइनस नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या चीज है? ये तो डिटरमिनेंट है ना, और डिटरमिनेंट +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है। इधर से भी आप समझ सकते हो। और वैसे जो एक दूसरा तरीका हमने क्या बताया आपको कि एरिया लिखा गया है तो +6 लिखा गया है, हो सकता है मान आया कैसा होगा, -6, तो भी +6 लिख के बता रहे हैं वो हमको। तो ये तो हमको मालूम नहीं है, तो हम +6 लेके भी सॉल्व करेंगे और -6 लेके भी सॉल्व करेंगे। उससे क्या कि हमको 2 वैल्यूज मिल जाया करेंगे। एक चीज ये भी याद रखना है। एक और बात सुनिए, थर्ड पॉइंट ये कि अगर बाय चांस ये मान लें कि ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं, 1 2 3, x1, y1, x2, y2, और थर्ड पॉइंट है x3, y3।
ठीक है, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर पड़ते हैं, एक ही लाइन पर पड़ते हैं, इसका मतलब संरेख है। ये ए बी सी, ए बी व सी, ए बी और सी तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। संरेख यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर ये तीन बिंदु संरेख हैं तो बताइए, जब तीन संरेख बिंदु होते हैं, या दूसरी भाषा में अगर तीन बिंदु एक ही लाइन पर पड़ते हैं, तो उनसे जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0, क्योंकि संरेख अगर बिंदु है तो त्रिभुज बनता ही नहीं है। और अगर आप त्रिभुज बनाने का प्रयास भी करोगे तो उसका एरिया कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन पर पड़ते हैं। तो अगर ए बी और सी तीन बिंदु एक ही लाइन पर पड़ते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, संरेख बिंदु हैं, तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहेगा। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे? 1/2, और इन तीन बिंदुओं से तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। उस वक्त ये आपको रूल लगाना पड़ेगा, तो इसे आपको ध्यान रहेगा। ये समझ आया कि नहीं आया आपको, क्यों ऐसा किया गया? आ गया समझ में? ठीक। सॉरी, इसमें डिटर्मिनेंट की मदद से ना एक काम हम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं हम? मैं वो यहां पर आपको बता देता हूं, आप सभी ध्यान से देखिएगा कि और क्या किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट की हेल्प से बेटा हम दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण भी बना सकते हैं। जैसे एक लाइन हमारे पास ये है, इस पॉइंट का एंड है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। एक एंड ये b है, कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। एक एंड ये c, नहीं ठीक है, दो ही बिंदु ले लेते हैं। ये दो बिंदु हैं और ये एक लाइन है जो इन दो बिंदुओं से होकर जाती है। कौन कौन से दो बिंदुओं से होकर जा रही है? a और b। इन दो बिंदुओं से होकर ये लाइन जाती है। हम चाहें तो इस रेखा का समीकरण भी हम बना सकते हैं। कैसे हम समीकरण बना सकते हैं? उसके लिए हम लाइन पर एक तीसरा बिंदु अपने आप से ले लेंगे, ये थर्ड पॉइंट अपने आप से। और क्या लेंगे आप? x, y, x3 y3 नहीं, x, y। अब आप क्या करेंगे? ये तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख। अगर संरेख हैं तो ये रूल लग जाना चाहिए, यही रूल लगा देते। 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, ओ x3 y3 नहीं, सॉरी, तीसरा बिंदु तो x y है ना, तो x y1 इज इक्वल टू 0। और आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो x और y के पदों में एक इक्वेशन आएगी, वो समीकरण ही इन a और b दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण होगी। नहीं समझ में बात आई? तो आप देखिए, ये 4.3 एक्सरसाइज में मुझे इतनी चीजें मिलेंगी करने को। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे। उसके बाद अगर शारीरिक विधि से आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो कभी इसका मान माइनस आ जाए तो माइनस नहीं लेना। कौन सा मान लेना? सारणिक का निरपेक्ष मान लेना, विदाउट साइन। ऐसा कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्लस और माइनस दोनों निशान के साथ यूज करना। इसके बाद संरेख अगर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 रखना। और अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है तो तीसरा बिंदु x, y इस तरीके से ले करके और उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर करना। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, सो प्लीज आप इसे नोट करें। हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करते हैं या उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है पहले उनको करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए।
बेटा देखें, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 17 सबसे पहले लेते हैं। लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 है। ये एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं और आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाना है। अभी अभी आपने सीखा है ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होगा 1/2। आप सभी जानते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यूज लिखेंगे, x1 y1 1 मतलब 3 8 1, x2 y2 1 -4 2 1 5 1 1। वैल्यूज लिख दी। आप चाहें तो इसको कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते, जैसे R1 -R2, R2 -R3 करके R1 चेंजेस टू R1 -R2 और R2 चेंजेस टू R2 -R3। तो 1/2 लिखा। R1 में R2 माइनस करेंगे, 3 में -4 को माइनस करेंगे, ये 7 बन जाएगा। 8 में 2 माइनस करेंगे 6, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, -4 में 5 माइनस करेंगे तो -9, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1, 1 में 1 माइनस करेंगे 0। R3 में कोई चेंज नहीं तो 5 1 1। और इसके बाद C3 के सापेक्ष प्रसार, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, देखिए C3 के 2 एलिमेंट तो 0 हैं, तीसरा एलिमेंट लेना है और वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमने +1 ले लिया बेटा। अब दोनों तरफ से इसको छोड़ देंगे तो 6 7 6 -9 1, 7 6 -9 1। दिस इज 1/2 को +1 से मल्टीप्लाई 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 -9 6 -54 आएगा, तो -54 करेंगे तो +54 हो जाएगा। ये 1/2 इंटू 61, ये 61/2। और क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसलिए इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 61/2। तो ये तो बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18 को भी देख लेते हैं जरा। एग्जाम्पल 18 में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है सारणिकों का प्रयोग करके एक पॉइंट ए दिया है 1,3, ए है 1,3 और बी पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट इसमें डी भी दिया गया है। भले अभी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं नोट कर लेता हूं, ठीक। और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है सारणिकों का प्रयोग करके ए 1,3 और बी 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। आपको सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण पता लगाना है। पहले यही एक काम कर लेते हैं। तो ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3
तथा बी कोऑर्डिनेट 0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। अभी आपने सीखा है कैसे निकालते हैं। तो इसको अगर x1 y1 बोल दिया जाए और इसको मान लिया जाए x2 y2, तो बताएंगे क्या रूल लगेगा। 1/2 x1 y1 1 1 3 1 x2 y2 1 0 0 1 और तीसरी लाइन पे x y 1 और इसका मान कितना रहना चाहिए 0। देखो पहले से ही एक लाइन में 2 0 मिल रहे हैं, कुछ मत करो, इसी लाइन के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दो। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, 1/2। एक काम और कर दीजिए, ये 2 यहां डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0 के साथ, तो इसका तो काम खत्म। इसको R2 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। R2 के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट 0 ही है, लिखना ही नहीं हमको, थर्ड एलिमेंट लेना है और ये कैसा आएगा नेगेटिव। तो हमने लिखा -1, ठीक है, और 1 वाली रो भी हमने ढक दी, 1 वाली कॉलम भी हमने ढक दी। अब 13xy ऐसे बच गया 13xy एंड इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये यहां इक्वल नहीं लगेगा, ठीक, ये -1, इसको बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा y -3x इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो माइनस में उधर ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी y -3x इज इक्वल टू 0। ये आ गई 2 बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। अब उन्होंने पूछा कि आगे एक और क्वेश्चन लगा दिया उन्होंने, और K का मान भी ज्ञात करो। K का मान, K कहाँ है, यहाँ है, तो K की वैल्यू भी आपको पता लगानी है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि यदि एक बिंदु D K, 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं, मैं ऐसे नोट कर देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। A, B और D, A के कोऑर्डिनेट है 1,3, B के कोऑर्डिनेट्स 0,0 और D के कोऑर्डिनेट है K, 0। और इस ट्रायंगल का एरिया दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट। बताइए आप क्या करेंगे। अभी एक तरीका ऐसा बताया हमने करने को, आपको ये करना है, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले सारणिक का मान बनाइए 1 3 1 0 0 1 K 0 1। इसको किसके बराबर रखना चाहिए, वेरी गुड, +-3 के इक्वल रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि एरिया ये दिया गया है हमको और हमें K चाहिए, तो K का मान, भले ही क्षेत्रफल का मान पॉजिटिव होता है लेकिन सारणिक तो प्लस माइनस हो सकता है ना, तो सारणिक प्लस माइनस हमने कर दिया। अब इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो पहले तो 2 उधर भेज दें, प्लस माइनस क्या बन जाएगा 6। अब किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, C2 के सापेक्ष, तो C2 के सापेक्ष प्रसार कर दें। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये C2 का फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है 3, प्लस होगा माइनस होगा माइनस, तो हमने लिखा -3, सारणिक बनाया, इधर और इधर दोनों तरफ से 3 कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, तो 0 1 K 1 0 1 K 1 उस इक्वल टू क्या होगा बताइए, +-6, 2 3 6। अब इसको आप सॉल्व करिए, ये -3, ये कितना हो जाएगा 0 - K इज इक्वल टू +-6। -3 को -K से मल्टीप्लाई करेंगे, 3K इज इक्वल टू +-6,
देन k इज इक्वल टू +-2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? +-2 आ गई k की वैल्यू। नहीं समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 17 और ये एग्जाम्पल नंबर 18। अब हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज 4.3 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 में जो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे उसमें 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स में 3-3 शीर्ष दिए गए हैं, उनसे मिलाकर त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। कर लेंगे आप। सेकेंड नंबर भी है, दर्शाइए कि बिंदु A B + C, B B C + A, C A + B संरेख हैं। आपको ये शो करना है कि ये संरेख हैं। अगर ये संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसको कैसे करेंगे आप? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.3 का। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं A B + C, B के कोऑर्डिनेट हैं B C + A और C के कोऑर्डिनेट्स हैं C A + B। कह रहे दर्शाइए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो 1/2 ये हमने लिखा A B + C 1 B C + A 1 C A + B 1। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि A B C तीनों कैसे हैं? संरेख। हम इसके लिए एक काम करते हैं, C1 + C2 ऐड कर देते हैं। C1 चेंजेस टू C1 + C2। 1/2 C1 और C2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? A + B + C। इसको ऐड करोगे तो भी A + B + C। इसको ऐड करोगे तो भी A + B + C। B + C, C + A + B 1 1 1। आप फर्स्ट C1 से A + B + C कॉमन कर लो। 1/2 A + B + C कॉमन कर लिया, क्या मिलेगा? 1 1 1 B + C C + A + B। ऐसे आप देख सकते हैं इस सारणी के 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो गए हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो पूरा क्या हो जाएगा? और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है इसका मतलब उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष संरेख हैं, ABC संरेख है। बस इतना सा आपको करना है। थर्ड नंबर पे K का मान ज्ञात करना है और अभी एक क्वेश्चन हमने करके दिखाया है आपको। थर्ड भी आप करिए। फोर्थ नंबर पे 2 पार्ट है, दोनों में 2-2 बिंदु हैं और उनसे रेखा का समीकरण पता लगाना है। ये वाला मेथड यूज करना है आपको। ठीक है, और 5 नंबर पे भी फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उसके एक बिंदु में K आ रहा है, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। कर लेंगे आप तो फिर ठीक है। अब ये आप सभी लोग करिए, अगर प्रॉब्लम आए तो हमको बताइएगा, नहीं तो अब हम आगे चल पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा दूं।